friends, hi, I am Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civil Stew. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये हमारी MPG के सीरीज़ जो चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री देख रहे थे मध्य प्रदेश की, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारे लास्ट की जो हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने जो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था हिस्ट्री का उसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है हिस्ट्री का उसे कवर करा था। उसके सारी इंपॉर्टेंट साइट्स देखी थी, कौन से टूल्स के एविडेंसेस मिले हैं, कौन से पीरियड का क्या टाइम था, चालकोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, वो सारी चीज़ों को ढंग से कवर किया था। हर चीज़ उस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर हुई थी। अब जो हमारा उसके बाद वाला जो हिस्ट्री का लेक्चर था उसमें हमने देखा था प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में, हैहर डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद में मौर्यन डायनेस्टी के बारे में और शुंग डायनेस्टी के बारे में। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज का लेक्चर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है उसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री से। उसके 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश की हिस्ट्री डिस्टिंग्विश होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में कोई भी पेंटेड ग्रे वेयर के एविडेंसेस नहीं मिलते। जो पेंटेड ग्रे वेयर है वो इस चीज़ का एविडेंस है कि यहाँ से बिगनिंग हो गई थी, स्टार्टिंग हो गई थी आयरन एज की। इस तरीके के कोई भी एविडेंसेस मध्य प्रदेश में हमको नहीं मिलते। इसके अलावा सेकेंड जो फैक्टर था वो ये था कि मध्य प्रदेश में जो भी चालकोलिथिक साइट्स हैं वो 600 BC तक कंटिन्यू थी, तबकि नॉर्थ इंडिया में 1500 BC आते आते जो चालकोलिथिक पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था। उसके अलावा फिर हमने थर्ड फैक्टर भी देखा था। थर्ड फैक्टर में हमने ये देखा था कि जो मेगालिथ कल्चर है जो उस समय साउथ इंडिया में प्रेवलेंट में था, साउथ इंडिया में जो कल्चर था उसके कुछ एविडेंसेस हमको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। रीवा और सिवनी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के ईस्टर्न MP की, वहाँ से हमको इस चीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के कारण जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री थी वो हमने डिस्टिंग्विश करके पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ये देखा था कि वैदिक कल्चर की जो स्टार्टिंग है इंडिया में वो मानी जाती है 1500 BC। तो ये देखा था कि वैदिक कल्चर के क्या एविडेंसेस हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि तब आर्यंस विंध्यन माउंटेन्स जो रेंज थी, विंध्यन माउंटेन रेंज कहाँ आती है, विंध्यन माउंटेन रेंज ये इस पार्ट में आती थी, इसको क्रॉस करके जब इनने मध्य प्रदेश में एंट्री करी तो इन्होंने मध्य प्रदेश में निषद ट्राइब देखी। इनने बताया कि जो MP के जो डेंस फॉरेस्ट थे वहाँ पे हमको निषद ट्राइब देखने के लिए मिली। ये बात हमको कहाँ से पता चली है, वैदिक लिटरेचर से पता चली है, वैदिक टेक्स्ट से पता चली है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे जो आयरन एज की जो स्टार्टिंग है वो 1000 BC से हुई थी, तबकि जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे अराउंड 1200 BC के आसपास जो आयरन एज थी उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है। अब इसके बाद में हमने देखा था ये वैदिक जो एज थी उस तक का पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो हमारे एपिक्स हैं जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या बातें कही गई हैं। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड रामायण में ये बात कही गई थी कि जो लव और कुश है उनका बर्थ वाल्मीकि आश्रम में हुआ। और वाल्मीकि आश्रम की लोकेशन क्या है, वाल्मीकि आश्रम की ये लोकेशन ये जो टोन्स रिवर है, ये यहाँ पे टोन्स रिवर है, ये टोन्स रिवर के बैंक पे है जो कि मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको रामायण से समझने में मिलती है। फिर हमने देखा कि 500 BC, 600 BC से 500 BC का ये जो टाइम पीरियड है यहाँ आते आते इमर्जेंस हुआ था 16 महाजनपद्स का। ठीक है। ये छोटे छोटे किंगडम्स के रूप में उभरे थे, कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, मल, वज्जी, मगध, अंग, मत्स्य, सुरसेना, अवंती, चेदी। तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद के बारे में हमको जानने मिलता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो अवंती, ये जो हमारा जो मालवा का रीजन है यहाँ पे ये जो महाजनपद था ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था।
ठीक है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइवल था वो था मगध महाजनपद, ठीक है। हमने फिर ये देखा जो अवंती जो महाजनपद है, इसकी जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो थी हैह डायनेस्टी। जो हैह डायनेस्टी थी, इनने यहाँ पे नाग ट्राइब रहती थी, उनको ओवरथ्रोन करके अवंती का ये वाला पार्ट को कैप्चर कर लिया था। इनिशियली इनने महिष्मती को अपनी कैपिटल बनाया था। महिष्मती आज की तारीख का महेश्वर वाले रीजन को हम महिष्मती बोलते हैं, इसको अपनी कैपिटल बनाया था और यहाँ से अपना रूल करना स्टार्ट किया था। इसके बाद में हैह डायनेस्टी में ही एक वित्तिहोत्रा क्लैन था हैह डायनेस्टी का, जिसका जो कि इमर्ज हुआ था स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के रूप में, और बाद में उन्हीं ने रूल किया था। इनके जो किंग थे रिपुंजय, रिपुंजय के एक मिनिस्टर थे पालिका करके, उन्होंने रिपुंजय को ओवरथ्रोन करके अपने बेटे प्रद्योत को अवंती का किंग बना दिया और यहाँ से स्टार्ट हुई प्रद्योत डायनेस्टी की। जो प्रद्योत डायनेस्टी है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी माना जाता है एंशियंट मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का, ठीक है। प्रद्योत डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रद्योत डायनेस्टी के जो किंग थे प्रद्योत, उन्हें चंद्र प्रद्योत के नाम से जाना जाता है। उनके जो इम्पॉर्टेंट जो राइवल थे वो कौन थे? मगध के किंग थे बिंबिसार, जो कि उनके कंटेम्प्ररी थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी वाले रिलेशन थे। स्टार्टिंग में कुछ बैटल्स भी हुई थी, बट बाद में जाके ये दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। इन दोनों के फ्रेंडली रिलेशंस हो गए थे। अब ये बात हमको कैसे पता चलती है कि इन दोनों के जो रिलेशंस थे उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया था और फ्रेंडली रिलेशन हो गए थे? ये हमें इस बात से पता चलता है कि जो प्रद्योत थे उनको एक बार जॉइंडिस हो गया था और बिंबिसार ने उनके ट्रीटमेंट के लिए अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को उज्जैन भेजा था, ठीक है। इस बात से हमको इस बात के एविडेंसेस मिलते हैं कि इन दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हो गए थे। बाद में नंदीवर्धन करके प्रद्योत डायनेस्टी के किंग थे। उस समय यहाँ पे जो मगध था, यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी आ चुकी थी, ठीक है। अब ये जो शिशुनाग डायनेस्टी के जो शिशुनाग किंग थे, उनने नंदीवर्धन को ओवरथ्रोन करके, उनको डिफीट करके ये जो अवंती था उसको मगध का पार्ट बना लिया था, ठीक है। तो ये थी अवंती की इंडिविजुअल स्टेट के रूप में हिस्ट्री। अब यहाँ से अवंती मगध का पार्ट बन चुका था। मगध का पार्ट बनने के बाद में 3-4 डायनेस्टी तक अवंती मगध का ही पार्ट रहा, जिसमें सबसे पहले थी शिशुनाग डायनेस्टी, इसके बाद में आई थी नंद डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी के बाद में हम देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी, फिर मौर्यन डायनेस्टी के बाद में हम देखते हैं शुंग डायनेस्टी, और फिर शुंग डायनेस्टी आते आते जो मगध रूलर्स थे उनका जो मध्य प्रदेश पे जो होल्ड था वो वीक होने लगा था और मध्य प्रदेश में छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज होने लगे थे, ठीक है। अब देखिए इस मैप को देखकर आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उस समय ये पूरा की पूरा पार्ट मौर्यंस के अंडर आता था। तो मध्य प्रदेश तो पूरी तरीके से मौर्यंस के अंडर आता था। और जो अशोका थे उनका एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन रहा था उज्जैन के साथ। जैसे कि हमने ये लास्ट मैप में इसमें देखा कि जो मगध के बाद में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था वो अवंती था, इसलिए जो उज्जैनी जो यहाँ की कैपिटल थी उसका जिसे भी गवर्नर बनाया जाता था वो अधिकतर प्रिंस होते थे। तो तब बिंदुसार जो मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, जब वो किंग थे तो जो उज्जैन के जो गवर्नर थे वो थे अशोका। तो अशोका का एक अलग रिलेशन है उज्जैन के साथ, वो हमको इस तरीके से पता चलता है कि इनके 4 रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इसके अलावा इनने 4 बौद्ध के जो स्तूपास होते हैं वो मध्य प्रदेश में बनवाए थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो अशोका की एक वाइफ थी महादेवी, वो विदिशा की क्वीन थी, उनके लिए उनने उज्जैन में एक स्मॉल बोट कंस्ट्रक्ट करवाई थी। तो ये डिटेल्स हमने अशोका से रिलेटेड पढ़ी कि उनका क्या कनेक्शन था मध्य प्रदेश के साथ। अब जो ये मौर्यन डायनेस्टी थी इसका जो होल्ड था वो धीरे धीरे कम होने लगा। मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 322 BC से अराउंड 185 BC तक। 185 BC के बाद में यहाँ पे आई थी शुंग डायनेस्टी।
अब आप शुंग डायनेस्टी आते आते जो इनका जो एम्पायर था वो छोटा हो गया। पहले तो ये मौर्यंस के टाइम पूरा मध्य प्रदेश पे इन्हीं का वो था, रूल था मौर्यन डायनेस्टी का। अब जब हम शुंग की बात करते हैं तो उज्जैन, विदिशा ये वाला पार्ट तो आता है, बट ये जो हम सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश देखते हैं तो ये काफ़ी कुछ इसके पार्ट से निकल जाता है शुंग डायनेस्टी, क्योंकि शुंग डायनेस्टी का उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता जिस तरीके का मौर्य डायनेस्टी का होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो विदिशा ये जो प्लेस है, ये विदिशा प्लेस बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी शुंग डायनेस्टी के टाइम पे। शुंग डायनेस्टी की सेकेंड कैपिटल कहलाती थी विदिशा। शुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग जब किंग थे शुंग डायनेस्टी के, उस समय से उनके जो बेटे थे वो गवर्नर थे विदिशा के। अब विदिशा के गवर्नर होने के बाद में जब अग्निमित्र खुद किंग बने तो उन्होंने विदिशा को अपनी सेकेंड कैपिटल बना लिया। इसलिए शुंग डायनेस्टी के टाइम पे विदिशा में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए, और शुंग डायनेस्टी पढ़ना इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो अराउंड 185 BC से लेकर अराउंड 78 या 75 BC तक का है, ठीक है। और ये जो शुंग डायनेस्टी था इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, स्पेशली अग्निमित्र का। अग्निमित्र ने जो सांची स्तूपा, जो अशोका के बनाए गए स्तूपा में सबसे इम्पॉर्टेंट मैग्निफिशेंट स्तूपा था, उसका कॉरिडोर बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा विदिशा इनकी कैपिटल थी। इसके अलावा भागभद्र करके शुंग डायनेस्टी के किंग थे, वो जब विदिशा में थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे, उस समय यहाँ पे ग्रीक्स का रूल था। इंडो ग्रीक सिटीज़ आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। तो ये जो इंडो ग्रीक के जो किंग थे, उन्होंने अपने एम्बेसडर को विदिशा भेजा। किसके कोर्ट में भेजा? भागभद्र के कोर्ट में भेजा। और है ना, क्या बोलते, तब हेलिडोरस यहाँ पे आए तो वो हिंदू रिलीजन से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, वैष्णव रिलीजन से, भागवत रिलीजन से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उनने भागवत रिलीजन को फॉलो कर लिया। वो अपने आप को परम भागवत कहने लगे, और यहाँ पे उनने एक गरुड़ पिलर बनवाया डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इससे हमको ये पता चलता है कि इंडो ग्रीक्स के ऊपर इंडियन रिलीजन्स का या भागवत रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है शुंग डायनेस्टी के टाइम का। अब हम देख लेते हैं, अब देखिए आप यहाँ तक देख रहे होंगे शुंग डायनेस्टी के बाद में जो होल्ड है पाटलिपुत्र और मगध का, वो धीरे धीरे और ज़्यादा कम होने लगा। अब एक्चुअली होता क्या था कि जब हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये जो मौर्यन डायनेस्टी है ये कितना बड़ा एरिया को कवर कर रही थी। तो डेफिनेटली पॉसिबल तो नहीं था कि मगध में ही बैठ के, है ना, क्या बोलते, जो वहाँ के किंग थे वो इतने बड़े एरिया को रूल कर पाते, ढंग से देख पाते। तो उस समय पे फ्यूडेटरी कल्चर चलता था। फ्यूडेटरीज होते थे ये लोग, जो अपना जो किंगडम था इसको फ्यूडल बना देते थे। मतलब फ्यूडल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई किंग है, उसके अंदर छोटे छोटे गवर्नर्स होते थे। अब वो जो गवर्नर्स होते थे उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर लैंड एरिया आता था, उनके पास उस लैंड से टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स होते थे। वो अपने हिसाब से उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट कर सकते थे। बट उसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ता था, उसके बदले में उनको कुछ जो प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, उसका कुछ पार्ट एज अ ट्रिब्यूट किंग को देना पड़ता था। उसके अलावा जब भी कोई वॉर टाइम होता था या किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आती थी, तो उस समय में उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होता था, आर्मी का सपोर्ट प्रोवाइड करना होता था। तो इसके बदले ये फ्यूडेटरीज काम करते थे। अब क्या होता था, जब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किंग होता था, अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोका हो गए, ये इतने स्ट्रॉन्ग किंग थे कि इनके अंडर तो ये फ्यूडेटरीज अच्छे से काम करते थे। बट जैसे ही कोई वीक किंग आता था,
जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, अशोका के बाद में मौर्यन एम्पायर में इतने स्ट्रॉन्ग किंग्स कोई आए ही नहीं। अब आए नहीं तो उस समय पे क्या हुआ, जो फ्यूडेटरीज थे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे, उनने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से नई नई छोटी छोटी डायनेस्टी छोटे छोटे एरियाज़ में रूल करने के लिए इमर्ज हो जाती थी। ठीक है, अब ये जो मौर्यन पीरियड है और जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है अराउंड 329 एडी के आसपास। इसके बीच के ये ऑलमोस्ट 500 ईयर्स का जो पीरियड होता है, इसके अंदर जो एम्पायर है कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर के रूप में इमर्ज नहीं हुआ, तो छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हुए। और इस समय हम ये भी देखते थे कि जब यहाँ पे जो इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग किंग नहीं होता था, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला प्रोविंस है, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का उस समय, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता था, क्योंकि यहाँ से चाइनीज़ भी आके अटैक करते थे, यहाँ से अरेबियंस भी आके अटैक करते थे, यहाँ से ग्रीक्स भी आके अटैक करते थे, ट्राइबल्स अटैक भी हो जाते थे। तो ये वाली बाउंड्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती थी। और यदि कोई भी किंग इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, उसका होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, और वो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो प्रोविंस है, जो नॉर्थ वेस्ट ये जो बॉर्डर है, इसको यदि ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे तो फॉरेन इन्वेजन्स हमको देखने मिलते थे। तो यही चीज़ हमने मौर्यन एम्पायर के बाद में देखी। मौर्यन एम्पायर के बाद में इस तरीके से कोई भी डायनेस्टी इमर्ज ही नहीं हो पाई बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में। इसलिए यहाँ से इंडो ग्रीक्स आ गए, यहाँ से साक्स आ गए, यहाँ से कुशान किंग्स आ गए। तो इस तरीके से इनने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि हम नेक्स्ट मैप में हमने शुंग डायनेस्टी का होल्ड देखा कि कितना छोटा था, तो ये वाली जो बॉर्डर थी यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था। तो इंडो ग्रीक रूलर्स ने यहाँ पे अपना सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे अपने इन्वेजन से स्टार्ट कर दिया और ये वाले जो पार्ट को कैप्चर कर लिया। फिर हम देखिए इस मैप में देख पा रहे हैं कि ये कुशान्स आए, ये वेस्टर्न क्षत्रप्स, ये साक डायनेस्टी, या हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद में इंडिया का जो डेक्कन वाला रीजन है, जो साउथ इंडिया का रीजन है, वहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी इमर्ज हुई। इस डायनेस्टी का नाम था सतवाहन डायनेस्टी। ये सतवाहन डायनेस्टी का एम्पायर था जो बढ़ाते बढ़ाते इनने इस पार्ट तक कर लिया। अब आप इस मैप के थ्रू देख ही पा रहे होंगे कि जो सतवाहन डायनेस्टी थे, इसके जो किंग थे शतकर्णी, उन्होंने उज्जैन तक को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे जब शतकर्णी किंग थे, तो उस समय सतवाहन डायनेस्टी ने उज्जैन को भी कैप्चर कर लिया था। तो ये वाले पार्ट में हमको सतवाहन्स का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये जो हमने देखा कि इंडो ग्रीक्स आ गए, कुशान्स आ गए, सतवाहन्स रहे। सतवाहन्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया था कि उनके क्या हमको एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ कॉइन्स मिलते हैं उनके हमको मध्य प्रदेश से। इसके अलावा हमको हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनसे ये भी पता चलता है कि जो सतवाहन किंग थे शतकर्णी, उनने जो उज्जैन के जो साक किंग थे उनको डिफीट करके उज्जैन को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ये बात भी हमको पता चलती है। अब हम बेसिकली देख लेते हैं कि साक्स थे कौन। ये जो ये वेस्टर्न क्षत्रप वाला ये जो पार्ट दिख रहा है, ये थे कौन, ये और ये कहाँ से आए थे। तो हम अब ये देखेंगे कि कौन कौन सी फॉरेन पावर्स थी जो इंडिया में ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था, वहाँ से इंडिया में एंटर हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। अब ये जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं, इनका टाइम पीरियड है 200 BC से लेकर 550 BC तक का। ठीक है, ये इंडो ग्रीक सबसे पहले आए थे। जैसा कि अपन ने देखा ही है कि अलेक्जेंडर ने सबसे पहले इंडिया पे अटैक करा। अलेक्जेंडर ने अटैक करा, उसके बाद में अलेक्जेंडर तो वापस चले गए, जाते जाते उनकी डेथ भी हो गई। बट वो कुछ अपनी जो टेरिटरीज थी, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला ये जो प्रोविंस था, ये वो अपने जो कमांडर इन चीफ थे सेलिकस निकेटर, उनको ये वाला पार्ट देकर चले गए, उनको रूल करने के लिए देकर चले गए। तो धीरे धीरे ये जो इंडो ग्रीक्स थे, इनने इस पार्ट में अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया।
और अराउंड 200 BC से हम देखते हैं 50 BC तक, मतलब कि जब मौर्यन किंग्स चले गए, स्ट्रॉन्ग मौर्यन किंग जैसे अशोका वगैरह का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो इन लोगों ने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया इस एरिया में। इनका जो मेन रीजन था ये इस एरिया में थे सियालकोट, यहाँ पे एक प्लेस पड़ती है, पाकिस्तान में आती है ये आज की तारीख में, यहाँ पे इनका रूल स्टार्ट हो गया। अब ये मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमको पता चलता है कि ये जो मेनेंडर, मिलिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, इंडो ग्रीक किंग। इनके बारे में हम जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मिनेंडर थे, इन्होंने मध्य प्रदेश पे अटैक किया, और जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, ये इस पार्ट में आता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हमको इनके कॉइन्स मिलते हैं, जिससे हमको ये फैक्ट पता चलता है। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स का एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, बस इतना ही है कि बालाघाट से इनके कॉइन्स मिलते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि मिलिंद, जो कि मेनेंडर के नाम से भी जाने जाते हैं, इंडो ग्रीक किंग थे, इन्होंने शायद इस एरिया पे अटैक करा था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पावर, फॉरेन पावर जो मध्य प्रदेश पे रूल कर पाई, वो थी साक्स। अब आप ये मैप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का पार्ट है। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब भी कोई फॉरेन पावर यहाँ से इंडिया में एंटर होती थी, तो पाकिस्तान का ये जो रीजन, ये सब आज की तारीख में पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता था। यहाँ पे ही सबसे पहले कोई फॉरेन इन्वेजन के बाद में कोई भी फॉरेनर आके सेटल होता था, और इन्हीं फॉरेनर्स में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ट्राइब थी, सेंट्रल इंडिया एशिया की जो एक ट्राइबल थी, वो इंडिया में आके बसी, जिसका नाम था साक। शाक रूलर्स के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने इंडिया में एंटर किया था 50 BC में। ठीक है, और ये जो इंडो ग्रीक वाला जो पार्ट है, इसको रिप्लेस करके इनने अपना रूल यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो साक रूलर्स थे, इनने इंडिया में का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था उसको तो कैप्चर किया था, उसके अलावा ये आगे भी बढ़ने लगे थे। अब हम देख लेते किस तरीके से इनने रूल किया। अब ये जब इंडिया आए तो इन्होंने क्या किया कि ये वाला जो एरिया था इंडस रीजन का, ये एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है इसको ये महाक्षत्रप कहते थे, महाक्षत्रप कहते थे। और ये जो महाक्षत्रप का जो पार्ट है, इसको इन्होंने डिवाइड किया था 4 स्टेट्स में। आप ये महाक्षत्रप का मतलब, क्षत्रप का मतलब ये समझ सकते हैं कि मे बी स्टेट, ये स्टेट टाइप्स होते थे। तो इंडिया में इनने 4 स्टेट्स बनाए। एक तो था पंजाब वाला एरिया, फिर एक था वेस्टर्न क्षत्रप जो हमको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि एमपी की हिस्ट्री से यही इम्पॉर्टेंट है। एक मथुरा वाला पार्ट में था इनका, और एक था नासिक वाले पार्ट में। ये जो नासिक वाला पार्ट दिख रहा है, पुणे नासिक, इस पार्ट में इनने अपने सेंटर्स बनाए थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका सेंटर था वो था ये वेस्टर्न क्षत्रप वाला पार्ट। इसमें उज्जैन आता था। इसमें हमारा जो वेस्टर्न मालवा का जो पार्ट था, मालवा का तो लगभग पूरी टेरिटरी ही इन लोगों के अंडर आ चुकी थी। अब हम इनके बारे में क्या देखते हैं। अब उज्जैनी जो क्षत्रप था इनका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल 4 क्षत्रप्स था। ठीक है, ये वेस्टर्न क्षत्रप कहलाता था क्योंकि आप देख ही रहे होंगे ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट था, तो ये वेस्टर्न क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्षत्रप था ये। अब ये जो क्षत्रप था, यहाँ पे एक डायनेस्टी आई, करडामक डायनेस्टी। ये जो करडामक डायनेस्टी थी, इसको इस्टेब्लिश की थी कास्टाना ने। कौन थे इसके फर्स्ट किंग, फाउंडर कौन थे, कास्टाना। और इस डायनेस्टी का जो करडमक डायनेस्टी थी, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो किंग थे वो थे रुद्रदामन। रुद्रदामन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था ये अराउंड 130 से लेकर 150 AD था। ग्रेट शाक किंग कहलाते हैं ये, शाक किंग थे और ग्रेटेस्ट शाक किंग थे ये एमिनेंट संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत लैंग्वेज का इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था। इसके अलावा ग्रेट वॉरियर थे ये, ग्रेट वॉरियर थे। इनकी खासियत ये है कि हमने देखा था यहाँ पे सतवाहन डायनेस्टी इमर्ज होकर आई थी मौर्यंस के बाद में। अभी जो सतवाहन डायनेस्टी थी और वेस्टर्न क्षत्रप था, इनके बीच में टेरिटरीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल
लगे हुए थे। तो कभी ये इनकी टेरिटरी पे अटैक करते, कभी ये इनकी टेरिटरी पे अटैक करते। उस समय का टाइम पीरियड ऐसा था कि बस हर मतलब रूलर का यही ऑब्जेक्टिव होता था कि उसको नई टेरिटरी को एनेक्स करना है, नई टेरिटरी को अपने किंगडम के अंदर बढ़ानी है, एक्वायर करनी है, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता था। इसलिए हम हर रूलर के टाइम पे एक अलग अलग तरीके का मैप पढ़ते रहते हैं। तो ये जब वेस्टर्न सत्रप यहाँ पे आ गए तो सतवाहंस और इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। बट ये जो रुद्रदामन थे ये काफ़ी समझदार टाइप के इंसान थे और काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के हर तरीके के एक्ट्स अपने करते थे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो पीसफुल ढंग से यहाँ पे रूल करना था। अब ये ग्रेट वॉरियर तो थे, और ये ग्रेट वॉरियर होने के बाद इन्होंने जो सतवाहन डायनेस्टी थी यहाँ पे, इसके जो किंग थे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र शतकर्णी जो सतवाहन डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग थे, उसके बाद में जो नेक्स्ट किंग थे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, उनको डिफीट कर दिया था। लेकिन डिफीट करने के बाद में इनने कोई सतवाहन्स की टेरिटरी को एक्वायर नहीं किया। इन्होंने इनफैक्ट अपनी जो बेटी थी उनकी शादी कर दी थी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से, ठीक है, ताकि एक मैट्रिमोनियल अलायंस रहे और पीसफुल ढंग से ये दोनों के दोनों किंगडम्स रहें और किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में। इसको देखते हुए इनने रिलेशंस को अच्छा कर लिया था, फ्रेंडली रिलेशन कर लिए थे मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। इसके बाद में हम इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, गिरनार इंस्क्रिप्शन, जिससे हमको पता चलता है कि गुजरात में रुद्रदामन ने एक सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके बारे में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सुदर्शन लेक। ये इसकी इंफॉर्मेशन हमको बेसिकली गिरनार इंस्क्रिप्शन से, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और रुद्रदामन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम रुद्रदामन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं कि इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे। अब ये जो सिल्वर कॉइन इनने इशू करे थे, इसकी खासियत ये थी कि इस पर डेट भी दी थी, डिस्क्रिप्शन भी दिया था, और ये ऐसा इस टेरिटरी में पहला कॉइन था, ठीक है, जो हमको हेल्प करता है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। तो यहाँ हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो शाक डायनेस्टी के किंग थे रुद्रदामन, उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं रुद्रसेन और रुद्र सिंह के बारे में। ये जो रुद्रसेन या रुद्र सिंह है, ये लास्ट रूलर थे उज्जैन के, लास्ट साक रूलर थे उज्जैन के। ये सिर्फ उज्जैन के ही लास्ट साक रूलर नहीं थे, ये पूरा जितने भी हमने क्षत्रप्स पढ़े, 4 क्षत्रप्स थे इनके, उन चार क्षत्रप्स में आखिरी लास्ट साक किंग थे रुद्रसेन या रुद्र सिंह III, ठीक है। इनको किसने मारा था? गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनने इनको मार डाला था। और यहाँ से एक नई हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, गुप्ता एरा। और जो मालवा की जो हिस्ट्री होती है वो पूरी तरीके से नए ढंग से स्टार्ट होती है। तो ये जो मौर्यन डायनेस्टी का पीरियड है और जो गुप्ता डायनेस्टी का पीरियड है, इसके बीच में हम काफ़ी छोटी छोटी डायनेस्टी, छोटे छोटे किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। यहाँ तक का हमारा पार्ट फिनिश हो गया है। अब जो ये साक डायनेस्टी थी, वेस्टर्न क्षत्रप था, इसको फिनिश करके यहाँ पे गुप्ता रूलर्स का स्टार्ट हुआ था रूलिंग। बट उसके पहले कुछ हम छोटी छोटी डायनेस्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। जो ये 6 साल का 500 साल का जो टाइम पीरियड था, उसमें इंडिया मध्य प्रदेश के पार्ट में आए और उनने अपना जो किंगडम है उसको बनाया, या किस तरीके से छोटी छोटी डायनेस्टीज़ ने रूल किया। तो अब हम देख लेते हैं शरहद डायनेस्टी। अभी शरहद डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी? तो आपने पढ़ा ही, अपन ने देखा कि यहाँ पे जो क्षत्रप्स थे, ये जो साक जो इस्टेब्लिशमेंट किया था इनने इंडिया में, उसमें 4 क्षत्रप्स थे। उसमें से एक नासिक क्षत्रप था और उस नासिक क्षत्रप पे रूल था शरहद डायनेस्टी का, ठीक है। अब ये जो शरहद डायनेस्टी है, ये एमपी के पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पॉर्टेंट है? इनका रेलेवेंस है एमपी में इस चीज़ को लेकर कि जो इस डायनेस्टी के जो किंग थे नहापना, ये जो नहापना जो किंग थे, इनने मध्य प्रदेश पे अटैक किया था और सक्सीड हो गए थे कुछ पार्ट को मध्य प्रदेश के कैप्चर करने में। इसलिए ये डायनेस्टी मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है।
अब ये बात हमको कैसे पता चलती है? कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट के तौर पे हमको पता चलती है। इसके अलावा जो इनकी करेंसी है नाहपना की, वो हमको मिलती है शिवपुरी जो प्लेस है, ठीक है, वहाँ से, और जागल थम्बी करके एक प्लेस है वहाँ से, ठीक है। तो हमको इनके कॉइन्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे हमको पता चलता है, और कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट के बेसिस पे पता चलता है कि जो शरहट डायनेस्टी, जो नासिक क्षत्रप था, उसके किंग थे नापन्हा, उनने मध्य प्रदेश पे अटैक किया था और मध्य प्रदेश की कुछ टेरिटरी को एक्वायर कर लिया था। अब जो हम नेक्स्ट डायनेस्टी देखने वाले हैं वो है कुषाण डायनेस्टी। ये जो कुषाण डायनेस्टी है ये इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी हो जाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव पे, बट एमपी में इनका बहुत छोटा सा रोल रहा है, बट हम वो देखेंगे कि क्या रोल रहा है। अब आप देख सकते हैं ये जो कुषाण डायनेस्टी है काफ़ी बड़े पार्ट पे रूल कर रही थी। ये जो आप सेंट्रल एशिया का पार्ट देख सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक इनका रूल था। इस पार्ट में चाइना के इनका रूल स्टार्ट हो गया और बाद में इनने ये वाला जो पार्ट था इसको भी एक्वायर कर लिया था। तो ये कुषाण जो एम्पायर था बहुत बड़ा था, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कुषाण डायनेस्टी का। अभी कुषाण बेसिकली थे क्या? ये भी एक फॉरेन पावर थे। आपको पहले ही मैंने बताया ये वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ से इंडिया में काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, जिसमें से एक इन्वेजन कुषाण एम्पायर के, कुषाण्स के द्वारा किया गया। अभी कुषाण बेसिकली चाइनीज़ ट्राइब थी, चाइना में रहने वाली एक ये ट्राइब थी जिसने इंडिया पे अटैक किया था। अब जब ये इंडिया आए तो वेस्टर्न क्षत्रप का ये जो पार्ट था, जो शाक किंग थे और कुषाण्स थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। पहले हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ा। जो इंडो ग्रीक्स थे उनको ओवरथ्रो करके ये जो साक किंग्स थे इन्होंने इसको, इस पार्ट को सबको एक्वायर कर लिया था। अब जब साक किंग्स अच्छी तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए तो कुषाण्स की एंट्री हो गई, और कुषाण्स की एंट्री हुई तो ये जो वेस्टर्न क्षत्रप वाला पार्ट था यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था वेस्टर्न क्षत्रप पे साक रूलर्स का। तो ये साक्स और कुषाण्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी वाले रिलेशंस थे, इनके बीच में काफ़ी सारी बैटल्स होती थी, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में इसका, ठीक है। अभी हमको कैसे पता चलता है कि कुषाण्स ने मध्य प्रदेश पे अटैक करा है? तो हमको कुछ कुषाण किंग्स के जो कॉइन्स हैं वो शहडोल डिस्ट्रिक्ट और हरदा डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं। शहडोल जो डिस्ट्रिक्ट है ये इस तरफ आता है और जो हरदा डिस्ट्रिक्ट आता है ये नर्मदा रिवर के बैंक पे आता है। तो ये जो दो प्लेसेस हैं यहाँ से हमको कुषाण कॉइन्स मिलते हैं। इसके अलावा हमको जो कुषाण किंग थे वासुदेव, उनके कॉइन्स मिलते हैं। तीवर नाम की एक प्लेस थी, ये प्लेस आती है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हमको ये जबलपुर यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से भी हमको कुषाण किंग्स के कॉइन देखने मिलते हैं, जिसके कारण हमको पता चलता है कि इनने मध्य प्रदेश के पार्ट को एक्वायर कर लिया था। इसके अलावा भेड़ा घाट जबलपुर में आता है। यहाँ पे हमको दो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, बौद्धा से रिलेटेड है ये इंस्क्रिप्शन, और इससे हमको ये पता चलता है कि ये कुषाण किंग्स के अंडर आता था और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कुषाण किंग्स के टाइम का है। कुषाण जो किंग्स थे ये बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर हो गए थे, और जो कुषाण किंग्स में जो कनिष्क जो किंग थे उनको अशोका से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और बौद्ध रिलीजन के वो फॉलोअर थे। तो ठीक है, ये इतना ही मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कुषाण किंग्स का इम्पोर्टेंस था। अब हम जो मध्य प्रदेश में छोटी छोटी ट्राइबल्स थी या छोटी छोटी डायनेस्टी थी जो छोटे छोटे पार्ट्स में रूल करती थी, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इस बार का जो हमारा जो MPPSC 2020 का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको मध्य प्रदेश में रूल करने वाली डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये छोटी छोटी डायनेस्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डायनेस्टीज़ हैं छोटी छोटी, इसमें भले ही आप ये ना याद रखिए कि इनका टाइम पीरियड क्या था, बट आपको ये याद होना चाहिए कि इनका रूल बेसिकली कौन से एरिया में था, और यदि उसमें कोई ऐसे किंग है जिनने कोई बहुत अच्छा काम किया है या कुछ उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी ट्राइब्स से या छोटी छोटी डायनेस्टीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते, बट ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि ये जो डायनेस्टी है ये कहाँ पे रूल कर रही थी। तो
इस कंटेक्स्ट में आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी डायनेस्टी का रूल था। अब हम देख लेते हैं मलावास के बारे में। मलावास, थोड़ा सा आप नाम सेम लग रहा है मालवा का और मलावास का। इनके बारे में जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से एसोसिएशन है वो है 200 से लेकर 300 AD तक। अब ये जो मलावास है या जो मालवास है, ये एक एंशियंट इंडियन ट्राइब थी। ये ट्राइब थी एंशियंट इंडिया की, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए मलोई ट्राइब। क्या कहा जाता था इनको? मलोई ट्राइब के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। ये बोला गया है कि जो मलावास जो ट्राइब थी ये बेसिकली मलोई ट्राइब है। अभी मलोई ट्राइब थी कौन सी ट्राइब? तो ये जो ट्राइब थी ये पंजाब के एरिया में सेटल हुई थी अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे इन 4th सेंचुरी BC। मतलब कि ये 4th सेंचुरी BC वाले जो पार्ट था वहाँ पे इस मैप के थ्रू देख सकते हैं, ये वाले पार्ट में रहती होगी ये ट्राइब। मलोई ट्राइब के नाम से जानी जाती थी। और धीरे धीरे ये ट्राइब इस तरफ सदर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव होने लगी और धीरे धीरे आके राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का ये जो मालवा रीजन कहलाता है इस पार्ट में आके सेटल होने लगी। तो ये इनकी स्टोरी थी कि किस तरीके से यहाँ पर आई। और इन्हीं के नाम पे ये जो मलावास जो ट्राइब थी, इन्हीं के नाम पे ये जो रीजन है इसका नाम मालवा पड़ा। ठीक है, ये जो दे फाउंडेड देयर रूल ओवर द रीजन एंड द रीजन लेटर नोन एज मालवा। हमने ये चीज़ देख ली। अब हमको ये पता चलता है कि जो मलावास जो ट्राइब थी इनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था वो रिपब्लिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके यहाँ कोई मोनार्की नहीं थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी, जो भी जिस तरीके से इलेक्शंस होते थे या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी या जो भी एलिट क्लास था, उनके बेसिस पे उनमें से कोई सिलेक्टेड पर्सन, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नेंस थी यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मलावास के बारे में। और मलावास का मालवा से क्या कनेक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीधे 3 मार्कर में आ सकता है कि मलावास क्या है, ठीक है, या ये आ सकता है MCQ के तौर पे कि मलोई ट्राइब को किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स है बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ और लोकल डायनेस्टीज, लोकल रूलर्स के बारे में देख लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकल रूलर्स है नाग डायनेस्टी। ये जो नाग डायनेस्टी है इनका जो रूल था ये इस पार्ट में था। ये जो ग्वालियर, दतिया, ये वाला जो पार्ट पड़ता है ऊपर का, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के रीजन का जो अपन पार्ट बोलते हैं मध्य प्रदेश में, उस पार्ट में ये नाग डायनेस्टी का रूल था। इनकी जो कैपिटल थी ये पद्मावती नाम की प्लेस है वो थी, जिसको मॉडर्न डे में पवैया कहा जाता है। ये जो पवैया जो प्लेस है ये ग्वालियर के पास पड़ती है मध्य प्रदेश में। अभी जो नाग डायनेस्टी थी इनका जो रूल था ये था 300 से लेकर 400 AD। मतलब कि ये जो गुप्तास का जो पीरियड था ये अराउंड 329 या 390 AD में स्टार्ट होता है, बट तब उनका रूल कोई एकदम से मध्य प्रदेश को ये कैप्चर नहीं कर लेते हैं। तो 400 AD तक मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ रहती हैं। उसमें से एक डायनेस्टी थी नाग डायनेस्टी, जिसका रूल था पवैया, जो मॉडर्न डे प्लेस है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे इनका रूल था। ठीक है, अभी जो नाग डायनेस्टी के कॉइन्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि इनका इस एरिया में रूल था, या उसके बेसिस पे हमको इनकी हिस्ट्री पता चलती है। अब इनके कॉइन्स हमको पवैया जो प्लेस है वहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा विदिशा, उज्जैन, नरवर, गोहड़, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ से हमको इनके कॉइन्स के एविडेंसेस मिलते हैं। अब ये जो गणपति नाग, जो ये नाग डायनेस्टी के किंग थे, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। ये जो गणपति नाग जो किंग थे इनके राइवलरी वाले रिलेशन थे समुद्रगुप्त के साथ। समुद्रगुप्त जो थे ये जो गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे। फर्स्ट चंद्रगुप्त थे, सेकंड थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे गणपति नाग, नाग डायनेस्टी के साथ। बट इसके बाद में जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने रिलेशंस को अच्छे करने के लिए, इनके साथ वापस से रिलेशंस को रीइस्टेब्लिश करने के लिए एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया। ये मैट्रिमोनियल अलायंस ये था कि जो इनकी जो वो थी प्रिंसेस थी कुबेर नाग डायनेस्टी की, उनसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शादी कर ली और अपने रिलेशंस को अच्छा कर लिया। ठीक है,
अब इसके बाद में हम देखते हैं बोधी डायनेस्टी के बारे में। ये जो बोधी डायनेस्टी थी ये भी 300 से 400 AD के बीच में रही, त्रिपुरी वाले रीजन में, मतलब कि मॉडर्न डे जो जबलपुर वाला रीजन है वहाँ पे इस डायनेस्टी का रूल था। इस डायनेस्टी के बारे में भी जो हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है वो कॉइन के बेसिस पे पता चलती है। अब आप यहाँ तक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में ये छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ और जो छोटे छोटे जो किंगडम्स थे इनके बारे में हमको जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमको इनके कॉइन्स के बेसिस पे मिलती है। ठीक है, तो कॉइन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो हमको कॉइन्स के बेसिस पे पता चलता है कि इस एरिया में ये जो बोधी डायनेस्टी थी इनका रूल था 300 से लेकर 400 AD तक। ठीक है, गुप्तास के आने के पहले इस डायनेस्टी के जो किंग थे श्री बोधी, वासु बोधी, चंद्र बोधी और शुभ बोधी, इनके नाम हमको यहाँ के कॉइन्स पे मिलते हैं जिस पे पता चलता है बोधी डायनेस्टी का रूल था। इसके अलावा जो बघेलखंड वाला रीजन है, बघेलखंड वाला रीजन मेरे पास मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन होता है, बघेलखंड वाला रीजन थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। तो ये वाले रीजन में मग डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, ये कुषाण किंग्स के अगेंस्ट लड़े और अपने स्टेट को सेव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनसे रिलेटेड। ठीक है, जो नाग डायनेस्टी थी उनका राइवलरी थी समुद्रगुप्त के साथ, और ये जो मग डायनेस्टी थी ये जो बघेलखंड वाले रीजन में थी, इनने फाइट बैक करा था कुषाण किंग्स के अगेंस्ट। ठीक है, और अपने स्टेट को सेव किया था। इनके हमको कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं बघेलखंड वाले रीजन से, और इससे हमको पता चलता है कि भाई इस डायनेस्टी का इस एरिया में रूल था। और इसके अलावा मग डायनेस्टी के जो किंग थे वो थे भीमसेना, भद्रमाग और शिवमाग। ठीक है, ये भी हमको यहाँ पे कॉइन के बेसिस पे पता चलता है। तो मध्य प्रदेश की छोटी छोटी डायनेस्टीज़ के बारे में हमको ये जो कॉइन्स डिस्कवर हुए हैं उसके बेसिस पे बहुत कुछ पता चलता है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि मग डायनेस्टी का रूल कौन से रीजन में था, या बोधी डायनेस्टी का रूल कौन से रीजन में था, या नाग डायनेस्टी का रूल कौन से रीजन में था, ये इंपॉर्टेंट है। या जो गणपति नाग जो किंग थे नाग डायनेस्टी के, उनके किसके साथ में फाइट हुई थी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे डायनेस्टीज़ के बारे में कुछ ही फैक्ट्स है जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके बारे में हमको जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमको जो कॉइन्स डिस्कवर हुए हैं उसके बेसिस पे मिलती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम हून्स रूलर्स के बारे में देखेंगे कि हून्स ने किस तरीके से एमपी के रीजन को इन्वेड किया। फिर हून्स के बाद में हम पुष्यभूति डायनेस्टी जो कि हर्षवर्धन की डायनेस्टी है वो देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो अर्ली मेडाइवल पीरियड होता है 700 AD के बाद का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। इसके अलावा यदि आपके किसी भी तरीके के डाउट्स हैं, किसी भी तरीके के आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।